So today we will start discussing about a very important chapter, that is matter around us pure. This is second chapter of your book and this is the second chapter of chemistry also. The first chapter of chemistry was matter in our surroundings. आपको याद होगा कि matter in our surroundings chapter में हमने matter की characteristics की बात की थी. हमने कहा था कि matter जो है that is anything that occupies some space and has mass. तो वॉल्यूम भी होता है मैटर का और उसका कुछ मास भी होता है. अब थोड़ा बहुत हम फिज़िक्स भी पढ़ चुके हैं, हमें मास का इनर्शिया के हवाले से भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमें एग्जैक्टली पता तो चल गया कि मास क्या होता है. हाँ, और मास एंड वॉल्यूम दोनों हो, थोड़ी जगह भी घेरे, थोड़ा मास भी हो, तो फिर वो मैटर है. मैटर के किसी न किसी फॉर्म में वो हमें दिखेगा. हमने देखा कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मैटर कैन आइदर बी सॉलिड और लिक्विड और गैस. और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखे थे कि हमने कहा था कि जो मैटर है दैट इज़ पार्टिकुलेट, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है. द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. हाँ, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है. दे कीप ऑन मूविंग और वाइब्रेटिंग एट देयर प्लेसेस एटलीस्ट, जहाँ भी वो होते हैं. उसके अलावा उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जिससे वो एक दूसरे को खींचते हैं. देयर आर पॉसिबली सम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, और उनके स्पेस कितना है उनके बीच में उसी हिसाब से वो शो करते हैं देयर कंप्रेसिबिलिटी. हाँ, दे कैन शो फ्लूइडिटी इफ दे आर एयर, दे आर गैसेस और लिक्विड्स. उनकी कुछ फ्लूइडिटी भी होती है, उनकी कुछ सर्टेन डेंसिटी भी होती है. डेंसिटी इज़ द मैक्सिमम विथ सॉलिड्स. इस तरह के जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी फर्स्ट चैप्टर में. उसके बाद हमने उनका इंटर कन्वर्जन देखा था. तो हमको बेसिकली ये तो पता चल गया कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमको दिखते हैं वो सब किसी ना किसी फॉर्म में मैटर है, और वो मैटर है तो फिर कुछ पार्टिकल से मिलके बने हुए होंगे. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट टू डिफरेंट आस्पेक्ट्स. एक आस्पेक्ट तो ये है कि हम उस मैटर के कंस्टिट्यूशन पर फोकस करें कि वो कैसे मिलके बना हुआ है. व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, हाँ, जिनसे वो मिलके बना हुआ है, और उसके हिसाब से मैटर का क्लासिफिकेशन करें. ठीक, पहली बात तो ये है कि हम क्लासीफाई कर दें मैटर को कि मैटर होता कितनी तरह का है, और फिर उसके बाद हम फर्दर कुछ स्पेसिफिक टाइप के मैटर को हम डिस्कस करें. हम मिक्सचर के सेपरेशन के मेथड्स को डिस्कस करें. हाँ, तो टू स्टार्ट विथ मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की ही बात करूँगा. ये जो पीछे आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये क्लासिफिकेशन चार्ट दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, ये आपकी बुक से ही लिया हुआ है मैंने. ये आपकी बुक में इज़ मैटर अराउंड अस प्योर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे दिया हुआ है. हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, क्योंकि वही सही जगह है इस चैप्टर को शुरू करने की. तो यहाँ पर जो ये चार्ट आपको दिख रहा है ये एक्चुअली शो कर रहा है कि हाउ द मैटर कैन बी क्लासीफाइड. मैटर को हमने कहा था कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. कुछ पार्टिकल्स ज़रूर होंगे मैटर के अंदर. तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है. हम कहते हैं कि भाई मैटर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. तो व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट आर द इम्प्योर सब्सटेंसेस. सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस पे आते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ही तरह के हों, वन टाइप के हों, उनको हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं. तो प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट हमारा मिलावट वाला कि अरे आप दूध वाले से बोलते हो कि दूध प्योर है कि नहीं है, उसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है, वो बात नहीं हो रही है. बात हो रही है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के हवाले से, उनके हिसाब से. तो प्योर सब्सटेंसेस जब हम कह रहे हैं कि जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो वो प्योर सब्सटेंसेस है, तो हम यहाँ पे ये बात ध्यान ज़रूर रखें कि पार्टिकल्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स. हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ कि जो एटम्स हैं वो हम एटम्स के सिंबल से समझाते हैं. जो सबसे सिंपल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं. एलिमेंट्स कैन बी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स. आपने मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, सुना कि आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो. तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि जितने भी मेटल्स
नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं, वो सब एलिमेंट्स हैं। कंफ्यूजन एक्चुअली तब होता है जब हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कौन क्या है। मेटल भी पता है, नॉन मेटल भी पता है, मेटलॉइड भी पता होगा, एलिमेंट एज सच पता है, कंपाउंड्स भी पता है, मिक्सचर भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है, सस्पेंशन भी पता है, अलग अलग सब पता है, लेकिन जब साथ में एक साथ रखो तो पता नहीं चल रहा कि कौन क्या है। दैट इज़ द कंफ्यूजन। तो वो सबसे पहले क्लियर करना है। ये क्लियर हो जाएगा तो ये चैप्टर आपका आधा तो ख़त्म हो गया समझो। ठीक है, इतना ईजी है। तो ये बात सबसे पहले दिमाग में बिठाओ कि जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स आपको मिलेंगे वो सब के सब एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो। एग्जाम्पल दे दिया मैंने पहले, जैसे कि एक मेटलॉइड है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल है H, कॉपर Cu, सोडियम Na, कॉपर और सोडियम मेटल्स हैं, सिल्वर Ag, सिल्वर को Ag क्यों लिखा है, इसका नाम होता है अर्जेंटम, सोडियम नेट्रियम, कॉपर क्यूप्रम। ऐसे इनके सिंबल्स होते हैं। आगे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन O, सल्फर S, फॉस्फोरस P, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, आर्गन Ar, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, आयरन Fe। हाँ, क्या लिखता जा रहा हूँ मैं, जिंक Zn, लेड Pb, लेड Pb क्यों है, प्लम्बम, मर्क्यूरी Hg, हाइड्रेटजिरम, सब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। क्या लिखता जा रहा हूँ मैं, आई एम राइटिंग द सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, जो या तो मेटल्स हैं या तो मेटलॉइड्स हैं। या तो मेटल्स हैं या तो नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स मैंने अभी इसमें कुछ लिखे नहीं हैं। मेटलॉइड्स भी लिख सकते हैं अपन, जैसे सिलिकन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरॉन। मेटलॉइड्स जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करे कभी ना कभी, सेमीकंडक्टर्स, दे आर मेटलॉइड्स। तो ये जो सिंबल्स मैंने लिखे हैं ये क्या हैं, दे आर आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो मेटल्स या नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स सब में हमें क्या दिख रहा है, एटम दिख रहा है। जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम से कंबाइन होता है और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाता है। अब अगर मैं बोलूं कि ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड दिस टेस्ट ट्यूब इज ऑफ द सेम टाइप। हाँ, केवल एक ही तरह के एटम्स हैं या केवल एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में भी एक ही तरह के एटम्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं प्रैक्टिकली कि हाइड्रोजन गैस में सिर्फ एक ही तरह के, इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस वी विल गेट ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, H। अगर इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ होता, एक ही टाइप के एटम्स O होते। अगर इसमें कोई मेटल भर दो, सोडियम, तो वो केवल सोडियम के ही एटम्स होंगे उसमें। गोल्ड भर दो तो केवल गोल्ड के ही एटम्स होंगे। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, उनमें भी अब क्लासिफिकेशन हो गया कि दोज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन है, जो लिखा क्या है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, they are made up of only one type of atoms. For example, copper, oxygen, iron, hydrogen, mercury, etc. In short, we can say metals, non-metals
and metalloids. They are the first type of pure substances, elements, जो एक ही तरह के एलिमेंट से एटम से मिलके बने हों. Compounds are those pure substances which are made up of only one type of molecules, but the molecules can be made up of two or more than two types of atoms chemically combined with each other. क्या बोला मैंने? इस बात को ध्यान से सुन के दिमाग में बिठा लो, लिख देता हूं मैं. Compounds are made up of the substances made up of only one type of या one kind of molecules which are मतलब molecules made up of two or more type of atoms chemically combined with each other. Chemically combined with each other. For example, water, H2O, वाटर का फॉर्मूला है. वाटर सब जानते हैं ना, वाटर सबको पता है. तो वाटर जो है वो केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स H2O से मिलके बना है. मतलब अगर एक बीकर में हमने वाटर लिया हुआ है, एक बीकर में अगर हमने वाटर लिया हुआ है और उस वाटर में कुछ मिलावट नहीं है, कुछ और चीज़ मिक्स नहीं की गई है, डिस्टिल्ड वाटर है, तो वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट दिस कंटेनर, दिस बीकर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ molecules that are H2O. But these molecules are made up of two different types of atoms, H and O. H and O chemically combined with each other. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर भी तो हो सकता है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे तो फिर वो वाटर नहीं है. हवा में ऑक्सीजन है, आपको पता है. एयर जो है दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन भी है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, हाइड्रोजन भी होगा थोड़ा बहुत. हाँ, तो ये एक ऐसा मिक्सचर है एयर जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने अपने गैशियस फॉर्म में है. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी है उसमें, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी है उसमें. वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर नहीं बना रहे. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब केमिकल रिएक्शन करेंगे तो वो केमिकली कंबाइंड हो जाएंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन दीज टू सब्सटेंसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, we will get a compound. Hydrogen is an element, oxygen is an element, and a compound hydrogen. Compound water. Water is a compound which is formed with the help of two elements. दो एलिमेंट से इसने एटम्स लिए और वो आपस में जब केमिकली कंबाइन हो गए तो एक कंपाउंड बन गया. तो हम क्या कह रहे हैं कि जो कंपाउंड्स हैं
दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। हम कह रहे हैं कि वाटर H2O हैज फिक्स्ड कंपोजिशन, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम है। वाटर आप कहीं से भी ले लें, वाटर का कंपोजिशन फिक्स्ड होगा। 2 हाइड्रोजन के एटम 1 ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन होंगे तब वाटर बनेगा। अगर कोई और कंपोजिशन हो गया तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, वाटर नहीं होगा। जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, दैट इज नॉट वाटर, वो एक अलग कंपाउंड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केवल वाटर ही बनाएंगे ये ज़रूरी नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकते हैं। हाँ, ये किसी और के साथ में कंबाइंड हो सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के H2SO4 बना सकते हैं, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो वहाँ भी है, दैट इज अनदर कंपाउंड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो आपको होपफुली बात समझ में आ रही है कि कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस हैं। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ 2 or more than 2 types of atoms of different elements chemically combined with each other. So compounds have fixed composition and can be broken down into elements by chemical or electrochemical reaction. अगर आपको कंपाउंड को, जैसे वाटर है, वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना है तो आप उनको बाय फिजिकल मीन्स अलग नहीं कर पाओगे। बाय फिजिकल मीन्स का मतलब क्या, कि समझो फिल्ट्रेशन करके एक फ़िल्टर पेपर लगाया, ऊपर से पानी डाला उसमें, तो ऐसा हो सकता है क्या कि नीचे से हाइड्रोजन निकल जाए, ऑक्सीजन ऊपर ही रह जाए? नहीं हो पाएगा ना, है ना। आपने करके नहीं देखा, फिर भी आप इतनी बात समझते हो कि वाटर को किसी फ़िल्टर पेपर से पास किया जाए तो वो सेपरेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एक फ़िज़िकल तरीका है। फिल्ट्रेशन जो है एक फ़िज़िकल मेथड है, उससे आप कभी भी उसको अलग नहीं कर सकते। या एवापोरेशन करना है आपको, पूरा पानी निकल जाएगा, आप उसे वेपर में कन्वर्ट करोगे तो H2O लिक्विड H2O वेपर में चला जाएगा। आपने देखा है फर्स्ट चैप्टर में एवापोरेशन और वेपराइजेशन कैसे करते हैं। आपने हीट दिया तो वेपराइजेशन हो जाएगा एट द बॉइलिंग पॉइंट, अदरवाइज इवेपोरेशन हो जाएगा बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। दोनों ही कंडीशन में लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन ऑल दीज केसेस आप क्या देखोगे, जब भी आपको कंपाउंड दिखेगा, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड हो वो गैसियस फॉर्म में है, सल्फ्यूरिक एसिड हमने अभी देखा वो एक एसिड है, वो लिक्विड फॉर्म में है, या आपने वाटर की बात कर ही ली, ये सब के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर कंबाइंड केमिकली। आप उनको जब ब्रेक डाउन करना है आपको, तो आपको किसी केमिकल रिएक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। आप फिज़िकल मीन से, फिल्ट्रेशन से, एवेपोरेशन, वेपराइजेशन टाइप का कोई भी चीज़ करके आप कभी भी उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हाँ, pure substances are those substances which are made up of only one type of particles. Elements are those which are made up of only one type of atoms, and compounds are made up of only one type of molecules, but these molecules are made up of 2 or more than 2 types of atoms chemically combined with each other. यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो compounds के एग्जाम्पल क्या हैं? वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एट्सेट्रा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल द एसिड्स, बेसेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, जैसे वाटर है, हाँ, मतलब एसिड्स, बेसेस, सॉल्ट्स, ये सब कंपाउंड होंगे। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एलिमेंट्स होंगे। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स कंपाउंड होंगे। अब कंपाउंड केवल एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट के होंगे ऐसा नहीं है, वाटर भी, वो एसिड, बेस, सॉल्ट तीनों में ही नहीं आता, वाटर भी कंपाउंड है ना। लेकिन ज़्यादातर आपको सब्सटेंसेस एसिड, बेस या सॉल्ट की कैटेगरी में मिल जाएंगे। वो सब के सब कंपाउंड हैं, क्योंकि वो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के, एटम्स के केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकली कंबाइन होने से बने हैं। और जो एलिमेंट्स हैं उनके एग्जाम्पल में हमने बोला मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स।
दे आर एलिमेंट्स, उनके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, बस मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, जो कि हम पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन करके पढ़ते हैं, 10th क्लास में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। तो एसिड बेसिस सॉल्ट एंड मेटल नॉन मेटल, ये दोनों बातों के बारे में डिटेल में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो, एसिड बेसिस सॉल्ट आपने 7th क्लास में पढ़ा था, मेटल नॉन मेटल आपने 8th क्लास में पढ़ा था। अब इन दोनों को आप 10th क्लास में पढ़ोगे। दिस इज योर 10th क्लास चैप्टर नंबर 2, दिस इज योर 10th क्लास चैप्टर नंबर 3। मतलब मेटल्स नॉन मेटल्स के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, बस इतनी ही बात करेंगे जितनी यहाँ लिखी हुई है। तो इन द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर हमें पढ़ना है ये अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस और सेकेंड टाइप ऑफ द मैटर, दैट इज मिक्सचर्स। मिक्सचर्स जैसा कि नाम से हमें पता चलता है, द इम्प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर बोलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 2 or more than 2 types of substances combined with each other but not chemically. They are not combined chemically with each other, so they don't have a fixed composition. उनका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। मिक्सचर में कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के साथ में मिला दो, जैसे कि एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, उसमें शुगर मिला दिया आपने, मिक्सचर हो गया। शुगर और सॉल्ट को पानी में डाल दिया, मिक्सचर हो गया। उसमें नींबू निचोड़ दिया, नींबू पानी बन गया, पी जाओ, मिक्सचर गया पेट में, पेट में और भी पहले से कुछ पड़ा हुआ था और भी ज़्यादा मिक्सचर हो गया। कोई फिक्स कंपोजिशन ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ सॉल्ट डाल दो, शुगर डाल दो, कितना डाल दो बोल ही नहीं रहा, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन ऑल द केसेस इट विल बी कॉल्ड एज मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड शुगर एंड वाटर एंड नींबू पानी। इन ऑल केसेस कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है। मिक्सचर्स, हम इस चैप्टर में मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे। मिक्सचर्स के बारे में ही बात करेंगे डिटेल में। 2 बातें करेंगे, एक तो मिक्सचर्स के टाइप्स, एग्जाम्पल्स, और दूसरा हाउ टू सेपरेट मिक्सचर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द प्योर सब्सटेंसेस। क्योंकि जो मिक्सचर्स हैं वो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, लेकिन वो जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, जिन सब्सटेंसेस के आपस में मिल जाने से बने हैं, वो सब प्योर सब्सटेंसेस हैं। और हमारे सराउंडिंग्स में हमको ज़्यादातर मिक्सचर्स ही मिलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस हमको रेयरली मिलेगी। बहुत कम ऐसा होता है कि हमको सब्सटेंसेस प्योर फॉर्म में मिले। अक्सर हमको सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं। आप एग्जांपल देख लें, आपके प्योर सब्सटेंसेस, जैसे आपने कहा एलिमेंट्स, आपको एलिमेंट्स चाहिए, आपको मेटल्स चाहिए। मेटल्स में आपको समझो गोल्ड चाहिए, या आपको कॉपर चाहिए, या आपको जिंक चाहिए, तो उसके लिए आप ढूंढोगे कि कहाँ मिलेगा, तो आप देखोगे कि वो तो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। वो जिंक चाहिए तो जिंक कार्बोनेट मिलेगा, कॉपर चाहिए तो कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर के ऑक्साइड्स होते हैं वो मिलेंगे, आयरन चाहिए तो आयरन के भी ऑक्साइड्स होते हैं, एल्यूमिनियम चाहिए तो एल्यूमिनियम के भी ऑक्साइड्स होते हैं, जिंक का सल्फाइड भी होता है, वैसे कॉपर का सल्फाइड भी होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ये जो भी आपको मेटल्स चाहिए ये आपको सबसे पहले तो कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन वो कंपाउंड भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो कंपाउंड भी मिट्टी पत्थर के साथ में मिक्सचर बना के मिलेगा। तो अगर आपको कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो आप ज़मीन खोदते हो, माइनिंग करते हो, वहाँ से मिनरल निकालते हो इम्प्योरिटीज़ के साथ में, फिर आप उसे क्लीन करते हो, इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हो और कंपाउंड को अलग कर देते हो। यही तो है सेपरेशन। फिर जब आपने सेपरेशन कर लिया, आपको कंपाउंड मिल गया, फिर आप एक केमिकल रिएक्शन करके उस कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में को अलग अलग करोगे, उनमें से एक मेटल है। जैसे सोडियम क्लोराइड में से आपको सोडियम चाहिए, तो देन यू विल हैव टू डू समथिंग सो दैट यू कैन ऑब्टेन सोडियम, है ना। केमिकल रिएक्शन से ही हमने पहले ही कह दिया भाई, कंपाउंड अगर आपके पास आ गया, एक बार आपने कंपाउंड निकाल लिया, एसिड बेसिस या सॉल्ट की फॉर्म में आपके पास अगर कंपाउंड है,
तो यू कैन ओनली गेट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाय अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। आपको उनके बीच के केमिकल बॉन्ड्स तोड़ना पड़ेंगे, उसके बाद ही वो आपको मिलेगा। तो हम विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इनके बारे में। ये कंसेप्ट जो हमने अभी समझा उसके बारे में ही, कि प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है। तो प्योर सब्सटेंसेस आर दोज विच जिनके ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द सेम। हाँ, ये दो अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस देख सकते हैं हम। ये सारे पार्टिकल्स एक जैसे, ये सारे पार्टिकल्स एक जैसे, है ना। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला दें आपस में तो फिर वो प्योर रहेगा क्या? फिर वो इम्प्योर बन जाएगा। अलग अलग तो ये प्योर हैं, लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो फिर ये इम्प्योर सब्सटेंस बन जाएंगे। हाँ, इन दोनों को मिला दो आपस में, दिस विल बिकम अ मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज अ मिक्सचर। तो जो मिक्सचर्स हैं, दे आर नंबर वन, they are composed by the combination of the pure substances, two or more than two, and these constituents of mixtures are not chemically combined together. मिक्सचर और कंपाउंड में आपने नोट कर लिया होगा अब तक, दोनों में दो या दो से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंसेस हैं दोनों के कंस्टिट्यूशन में। जैसे वाटर H2O, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, दो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड है। अगर आप आयरन और सल्फर दो अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर बनाओ तो मिक्सचर बन जाएगा। अगर आप उन दोनों की केमिकल रिएक्शन करवाओ तो आयरन सल्फाइड नाम का एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाएगा। तो आयरन और सल्फर का मिक्सचर भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। दोनों में क्या फ़र्क हुआ कि आयरन और सल्फर जब मिक्सचर फॉर्म में थे तो दोनों अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ शो करने के लिए फ्री थे एंड दे वर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। उनको हम किसी फिजिकल मेथड से अलग भी कर सकते थे, जैसे कि आप एक मैग्नेट डाल दो, आयरन निकल के बाहर आ जाएगा, या कार्बन डाइसल्फाइड जैसे किसी सब्सटेंस में, किसी सॉल्यूशन में आप डिज़ोल्व कर दो सल्फ़र को, आयरन तो डिज़ोल्व होगा नहीं, फिर उसके बाद उसको छान लो तो आयरन अलग और सल्फ़र अलग। हाँ, लेकिन आयरन सल्फाइड जो कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, उसमें से आप आयरन को मैग्नेट की हेल्प से नहीं निकाल सकते या सल्फर को CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की मदद से नहीं निकाल सकते, बिकॉज दे आर नाउ द पार्ट ऑफ अ कंपाउंड, दे कैन बी टेकन आउट ओनली विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ये इम्प्योर सब्सटेंसेस बनते समय ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है और किसी भी तरह का इनके बीच में बॉन्ड नहीं है। अब सॉल्ट जो है, सोडियम क्लोराइड, वो प्योर है या इम्प्योर है, पॉज करके जितनी बातें हमने कर ली हैं उसके हिसाब से आप खुद सोचो कि सॉल्ट जिसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड, हाँ, NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या ये एक प्योर सब्सटेंस है और ये इम्प्योर सब्सटेंस है? पॉज करो, सोचो, प्ले करो, एंड वी विल कॉल दैट दिस इज अ प्योर सब्सटेंस। व्हाई इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस? इसमें तो दो तरह के अलग अलग सब्सटेंसेस, सोडियम और क्लोरीन, दो दिख रहे हैं हमको। हाँ, एक सोडियम आयन है, एक क्लोराइड आयन है, दोनों कंबाइंड हो गए तो सोडियम क्लोराइड बन गया, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड है। जब एटम्स केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं तो फिर कंपाउंड बनता है। तो सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, और सॉल्ट हमने कहा था कि कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड्स में हमने लिखा था एसिड्स, बेसेस या सॉल्ट जितने भी हैं सबके सब कंपाउंड हैं, क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स के, एटम्स के केमिकली कंबाइन होने से बने हैं। तो सॉल्ट इज अ प्योर सब्सटेंस फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ, कि वो प्योर सब्सटेंस है। और
अगर हम इस सॉल्ट के साथ में कुछ मिक्स कर दें तो ये इम्प्योर हो जाएगा। हाँ, सॉल्ट के पार्टिकल्स ऑल आर NaCl। हमने क्या कहा था कि सब एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने हो तो प्योर है। तो सॉल्ट इसलिए प्योर है क्योंकि सॉल्ट में केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं। ये सॉल्ट कॉमन सॉल्ट है, सॉल्ट केवल सोडियम क्लोराइड होता है ऐसा मत सोचना। अभी 9th क्लास में हम सॉल्ट ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन 10th क्लास में आप जाओगे तो पता चलेगा कि सॉल्ट कई तरह के हो सकते हैं। कॉपर सल्फेट भी सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट भी सॉल्ट है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो सॉल्ट बोल रहे हैं, कॉमन सॉल्ट की बात हो रही है, जो कि हमारा कॉमन एडिबल सॉल्ट है। तो क्योंकि इसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक जैसे हैं, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग देम द प्योर सब्सटेंसेस। लेकिन हर पार्टिकल जो है वो 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बना हुआ है एंड दोज एटम्स आर केमिकली कंबाइंड। अब हमको सोडियम क्लोराइड के बारे में पता चल गया, उसके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में पता चल गया। तो क्या हम इसको सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस से अलग कर सकते हैं? क्या हम इसे किसी तरह का फिल्ट्रेशन यूज़ करके या कोई और सिंपल तरीके से अलग कर सकते हैं कि सोडियम अलग हो जाए, क्लोरीन अलग हो जाए? नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? इसका कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, तब सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा। हाँ, सोडियम और क्लोरीन के जो एटम्स हैं यहाँ पर आयंस की फॉर्म में होते हैं, उनके बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और उस फोर्स को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी लगाना पड़ेगी। जब आप उसको तोड़ लोगे, सोडियम और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ लोगे, तब जाके वो अलग होगा। अब कोई फिज़िकल प्रोसेसेस में इतनी एनर्जी होती नहीं है कि आप उसको ऐसे ही तोड़ लो। हाँ, तो आप इसको बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो ये मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम और क्लोराइड आयंस मोल्टन फॉर्म में आ जाएंगे, बट दे विल नेवर get separated at sodium and chlorine with the help of simple physical processes. So the compound के constituent particles cannot be separated. We cannot separate pure substances into other types of elements by any physical processes. These are the examples of physical processes. जैसे ये filtration है, वो distillation है, ये evaporation है। फिल्ट्रेशन और इवेपरेशन तो आप समझते ही हो। डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि पहले तो किसी चीज़ को वेपोराइज करना और उसके बाद उसको कंडेंस कर लेना। वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन हमने मैटर वाले चैप्टर में सीखा था। वेपोराइजेशन मतलब एट द बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, और कंडेंसेशन मतलब वेपर को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो ये ऐसा प्रोसेस है कि आपने जैसे यहाँ पे पानी भर के रखा हुआ है और उसको आपने गर्म किया और उसकी वेपर एक ऐसे ट्यूब में डाली जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं, उसमें जाने के बाद में क्योंकि वो ठंडा है तो वहाँ पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। इसी चैप्टर में हम डिस्टिलेशन को यूज़ करेंगे एज अ सेपरेशन मेथड। हाँ, वो खैर एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि ये भी एक सेपरेशन मेथड है। जैसे समझो कि आपके पानी में मिट्टी डाल दी किसी ने, हाँ, अब वो गंदा पानी हो गया, तो आपको ये भी एक तरीका है साफ़ करने का कि आप सारा पानी उड़ा दो, वेपर बना दो, और वो पूरा पानी यहाँ पे वापस से कंडेंस होकर के यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। जो मिट्टी डाल दी थी वो यहीं रह जाएगी। तो इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड से किसी इस तरह के मिक्सचर को। वाटर और सैंड उसमें डाल दी गई है तो ये सैंड वाटर का मिक्सचर है, दिस इज़ नॉट अ कंपाउंड। यू कैन नॉट सेपरेट सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सोडियम और क्लोरीन अलग अलग नहीं कर सकते बाय एनी ऑफ दीज मेथड्स विच आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से आप ऐसा नहीं कर पाओगे कभी भी ना। देखो ये कंडेंसेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मोर प्योर सब्सटेंसेस? बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस हम जानते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड, बेसिस, सॉल्ट। अब आप देख लो कि आप जो भी देख रहे हो वो शुगर का एक एग्जांपल, जैसे हमारा ग्लूकोज C6H12O6, वाटर H2O आपको पता है, गोल्ड इज़ अ मेटल, डायमंड इज़ अ नॉन मेटल। डायमंड आपको पता है ना, डायमंड जो है वो कार्बन का पार्ट है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। कार्बन का एक एलोट्रॉप है डायमंड, 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये सब क्या है? ये सब प्योर सब्सटेंसेस हैं। हाँ, प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्योर होते हैं, उनमें कुछ और मिक्स चीज़ मिली हुई नहीं होती। और
अगर जैसे आप शुगर की बात कर रहे हो तो शुगर 1 kg हो चाहे 10 kg हो, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस रिमेन द सेम। क्वांटिटी बढ़ने घटने से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। हाँ, शुगर 1 चम्मच लो चाहे 10 चम्मच लो, उसके टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा क्या? शुगर को हम टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, बाकी तो क्या है ना? तो वो वैसे ही रहेगी, चाहे कम लो चाहे ज़्यादा लो, उसका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सेम रहता है अगर वो प्योर है तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका सेम रहता है कैरेक्टरिस्टिक। फिर उसके अलावा हम एग्जांपल ले रहे हैं एक इम्प्योर सब्सटेंस का, जिसमें हम शुगर और वाटर को मिक्स कर देंगे। हाँ, शुगर प्योर है, वाटर प्योर है, लेकिन अगर दो प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिल जाएं तो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन प्योर सब्सटेंस है क्या? सॉल्यूशन में से अगर हम वाटर सारा उड़ा दे गर्म करके तो शुगर बच जाएगी। हाँ, क्योंकि शुगर और वाटर का जो मिक्सचर था वो एक इम्प्योर सब्सटेंस था, वो एक मिक्सचर था। इस वजह से बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और वेपराइजेशन हमने इनको सेपरेट कर दिया। हाँ, तो कंपाउंड के तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो फिजिकल प्रोसेसेस से दे कैन बी सेपरेटेड। शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन एक इम्प्योर सब्सटेंस है, ये हमारा कंक्लूजन हुआ। और इम्प्योर सब्सटेंसेस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप फिजिकल प्रोसेसेस से अलग भी कर सकते हो, उसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इम्प्योर सब्सटेंसेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर सॉल्यूशन, टी, सॉइल, क्या क्या है इनमें? टी तो देखा है ना आपने, टी जो है उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, शुगर डालते हैं, कुछ लोग उसमें और चीज़ें भी डाल देते हैं, तुलसी के पत्ते डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं। तो यानी बहुत सारी चीज़ों को मिला करके और एक उनका जो एक्सट्रैक्ट बन रहा है वो अल्टीमेटली प्योर सब्सटेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो मिक्सचर ही है। हाँ, तो हम किसी को बोलते हैं कि कोई चाय पी रहा है तो अरे क्या इम्प्योर सब्सटेंस पी रहे हो आप, है ना? आप बोलना आपके मम्मी पापा चाय पिए तो कि आप तो इम्प्योर सब्सटेंस पी रहे हो, तो वो क्या बोलेंगे कि तुम जो दूध पीते हो वो भी इम्प्योर सब्सटेंस है। अभी दूध इम्प्योर सब्सटेंस कैसे है ये बात हम इसी चैप्टर में आगे करेंगे। हाँ, लेकिन ये कंसेप्ट हमारा ज़रूर क्लियर हो जाना चाहिए बाय दिस टाइम कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंसेस में फ़र्क क्या है। तो ऑल द इम्प्योर सब्सटेंसेस आर टू बी कॉल्ड एज मिक्सचर्स इन दिस चैप्टर, और इस मिक्सचर में हम आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे होमोजीनस मिक्सचर्स एंड heterogeneous मिक्सचर्स। हाँ, होमोजीनस मिक्सचर्स आर दोज विच हैव फिक्स्ड या विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, जिससे देख करके हमको कहीं पे भी ये पता नहीं चलता कि ये सब्सटेंस जो है ये किस तरह से फिजिकली अलग अलग है ना? देख के भी पता नहीं चलता। पार्टिकल्स जो मिक्सचर के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर जो होता है उसके जो पार्टिकल साइज़ बहुत ही छोटा होता है, इस वजह से विजिबल भी नहीं होते नॉर्मली, जब तक हम बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप यूज़ ना करें, इवन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते। जैसे कि अभी हमने शुगर को पानी में डाला था तो वो एक होमोजीनस मिक्सचर था, आपको उसमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि शुगर कहाँ है। अदरवाइज़ तो हम ऐसे ही कहते थे कि शुगर एंड वाटर के मिक्सचर में वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर के शुगर के मॉलिक्यूल्स छुप जाते हैं, है ना? मैटर चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो यही बात की थी। तो इसका मतलब वो उनके बीच में एडजस्ट हो गए हैं, ठीक है? अब वो उनके बीच में एडजस्ट हो गए हैं लेकिन दिख नहीं रहे हमको, तो हम कहते हैं कि ये जो है इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। लेकिन फर्दर मोर द पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज़ 10⁻⁹ मीटर, बहुत छोटी यूनिट है, इसको हम बोलते हैं नैनो। तो 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा पार्टिकल होगा जिस मिक्सचर में, उसको हम होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। दे आर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। शुगर वाटर का सॉल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल, हाँ, ये सब
यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले होमोजीनस मिक्सचर है। इसके अलावा भी होमोजीनस मिक्सचर जो हैं उनमें आपकी एयर भी आती है, ध्यान रखना। अगर एयर जो है उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड इट ऑल्सो हैज़ द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसी तरह से जो अलॉयज़ होते हैं, जो मेटल्स के मिक्सचर होते हैं, कभी कभी नॉन मेटल भी मिला देते हैं, जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, सोल्डर हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सब क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। यानी मेटल्स को पहले पिघलाते हैं, लिक्विफाई करते हैं, फिर उनको यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिक्स कर देते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, तो इनको हम बोलते हैं अलॉयज़। तो ये जो अलॉयज़ होते हैं they can be called as solutions of two or more than two solids। ये मत सोचो कि केवल लिक्विड के साथ ही सॉल्यूशन बनता है। याद रखो दो बातें, एक तो all the homogeneous mixtures are called as solutions और true solutions। एंड सॉल्यूशंस में आउट ऑफ द टू कंस्टिट्यूएंट्स एक लिक्विड होना ज़रूरी नहीं है। जनरली हम यही देखते हैं, शुगर का सॉल्यूशन शुगर प्लस वाटर, सल्फर का सॉल्यूशन सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एल्कोहल इनटू वाटर, दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन, मिसिबल लिक्विड्स। लेकिन मेटल का भी, गैस का भी सॉल्यूशन हो सकता है। शर्त यह है कि पार्टिकल साइज शुड बी लेस देन 1 नैनोमीटर और 10⁻⁹ मीटर। हाँ, तो हम कल से अब इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। आज हमने देख लिया कि हाउ द मैटर कैन बी क्लासिफाइड ओवरऑल। मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो आपने देख लिया। जब मैटर का क्लासिफिकेशन आपने सीख लिया तो फिर आपको इसके आगे ये बात करनी है कि जो प्योर सब्सटेंसेस है वो तो 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। इम्प्योर सब्सटेंसेस, होमोजीनस वर्सेस हेट्रोजीनस, उनके बारे में हम बात करेंगे और फिर देखेंगे उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं और किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे जिसको हमें ठीक ठीक पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो आपकी बुक में जो इनिशियल पार्ट है, मैं तो आपकी बुक के एकदम बॉटम पे चला गया जहाँ से हमने बात शुरू की, लेकिन अब हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ से हमें बात करनी शुरू करनी है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। व्हाट इज़ अ मिक्सचर पढ़ो, टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ो और देखो कि आपको क्या समझ में आ रहा है। हाँ, कल हम आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में इस चीज़ को सिखा देंगे। ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।